आप देख रहे हैं आलमी सैयारा न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलमी सैयारा न्यूज़ में। आज हम 2022 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, इस पर कुछ चर्चाएं करते हैं। तो जैसा कि वर्तमान स्थिति जो हमारी है और आपकी नागरिक एकता पार्टी से ही संबंधित है, जो कि आप तो बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जुझारू नेता हैं लखनऊ के, और जिस क्षेत्र में इस वक्त आप बैठे हैं उस क्षेत्र में लगभग मुस्लिम समुदाय के 7 प्रत्याशी हैं। इन प्रत्याशियों को लेकर हम थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। जैसा कि आपकी पार्टी ने, पहला सवाल तो हमारा यही है कि आपकी पार्टी ने या आपने कितने प्रत्याशी उतारे हैं इस वक्त? देखिए, हमारी पार्टी जो है ऑलरेडी उन विधानसभाओं पे चुनाव लड़ रही है जिन विधानसभाओं पे हमारा संगठन मजबूत है और जिन विधानसभाओं पर मुझे ये उम्मीद है कि हम अच्छी फाइट भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं और फिरका परस्त ताकतों को हरा सकते हैं। मेरा काम जो है प्रदेश में 403 विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है कि फिरका परस्त ताकतें कैसे शिकस्त खाएं और किस तरीके से संविधान में आस्था रखने वाली पार्टियां जो है सत्ता में आएं। इस वजह से मैं एक लिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़ा रहा हूं। फरकाप्रस्त की बात आपने की, तो फरकाप्रस्त की बात तो बहुत सी पार्टियां कर रही है। MIM के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब भी बात कर रहे हैं फरकाप्रस्त ताकतों को मिटाने की, और यही बात लगभग और भी पार्टियां हैं मुस्लिम जो समाज से आती हैं। लेकिन मुस्लिम प्रत्याशियों की बात आती है तो आपके पश्चिम विधानसभा में लगभग 7 प्रत्याशी हैं, और सपा से भी हैं, बसपा से भी हैं और MIM से भी हैं। लगभग 7 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। इसमें हम फरकाप्रस्त की अगर बात करते हैं तो कहाँ तक उनको शिकस्त दे सकते हैं? देखिए, जब महत्वाकांक्षाएं जब फिरका परस्ती पर जो है भारी पड़ जाती हैं, तो रही बात पार्टियों की, तो हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और पार्टी का अपना क्या मैनिफेस्टो है, पार्टी क्या जो है ग्रास रूट पे जा करके तय करती है कि किसको हम चुनाव लड़ाएं, वो चुनाव जीत सकता है, ये उन पार्टियों का मामला है। जहां तक मेरी बात है कि मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि जब इतने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, तो मैंने जो है अपने समाज को एक संदेश देने के लिए और ख़ास करके मुसलमान कौम को एक बड़ा मैसेज देने के लिए कि हम वोट कटुआ नहीं हैं, हम देश के अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी अगर कोई प्रत्याशी खड़ा कर देंगे तो वोटों का बंटवारा होगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा वोटों का बंटवारा ना हो और जो ताकत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा रही हो उसका साथ दिया जाए। आपने वोट कटुआ की बात की, यही बात जो है कई पार्टियां कर रही हैं। आपने तो बहुत अच्छा किया कि आपने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, बहुत अच्छी है। और आप तो खैर यहाँ के जुझारू नेता हैं और आपने जो फैसला लिया, आपने निर्णय आपका बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आसिम वकार साहब, जो कि MIM के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, ओवैसी साहब की नज़र में बिल्कुल समाये रहते हैं, मुसलमानों के हुकूक की बात करने के लिए, हिस्सेदारी की बात करने के लिए सबसे पहले आते हैं कि हम मुसलमानों की हिमायत के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर उनके हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो ये जो 7 प्रत्याशी और लड़ रहे हैं, क्या आसिम वकार को इन लोगों से बात नहीं करना चाहिए था? देखिए, बात तो करनी चाहिए थी, लेकिन बात कोई पार्टियां क्यों मानेंगी? बात कोई पार्टी मानेगी नहीं। कोई अगर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ता है, वो भी कहता है हम चुनाव जीत रहे हैं, तो लिहाजा आप जो है आप खुद बैठ जाइए। तो बात यहाँ पर रही कि आप आसिम वकार साहब के वो करीबी हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी उनके करीबी हैं, और उनको भी ये सोचना चाहिए था कि इस सीट पर वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और क्या वो जो है मैसेज देना चाहते हैं। इसके लिए मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ, ये कि MIM को भी सूझबूझ से काम लेना चाहिए और राजनीतिक जो है समझ होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अच्छे वक्ता हैं, मुसलमानों की क़यादत की बात करते हैं और सबसे बड़ी बात है मुसलमानों के इम्प्लीमेंट की बात करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो है जो राजनीतिक मैसेज देना चाहिए और जो राजनीतिक सोच होना चाहिए, अब रब जाने इतना अच्छा बैरिस्टर होने के बावजूद एक बड़ा मैसेज क्यों नहीं दे पा रहे हैं वो, ये बड़ी बात है। क्योंकि जब वो क़यादत की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं,
मैं उनकी काबिलियत का जो है बहुत फ़ैन हूँ और मैं उनकी वाणी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनकी इस चीज़ों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी है उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो इस वजह से नहीं रखता हूँ कि अगर ओवैसी साहब वाकई में फ़िरका परस्त ताकतों को हराना चाहते हैं और मुसलमान क़यादत जो बिल्कुल मरती चली जा रही है उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम क़यादत की पार्टियां हैं जो ऑलरेडी चुनाव लड़ चुकी हैं और 4-4 5-5 जिनके विधायक भी रहे हैं और 95 हज़ार एक असेंबली में छोड़िए लोकसभा में तक की जो लोगों ने वोट लिया हो, आप हैदराबाद से चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश आते हैं तो पहले आपको लोकल पार्टियों से मुलाकात करनी चाहिए, उन लोगों से बात करनी चाहिए। अब आप देखिए नागरिक एकता पार्टी है, आपकी जो है पीस पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, इत्तेहाद फ्रंट है, मुस्लिम लीग है। तो ओवैसी साहब वाकई में अगर क़यादत की बात करते हैं और चाहते हैं कि सब लोग यूनाइट हो तो इन लोगों से भी इनको बात करनी चाहिए थी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक बात कहते हैं कि सबके लिए दरवाज़ा खुला है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कहते हैं, लेकिन इस बात के हम लोग भुक्तभोगी हैं, उलमा काउंसिल के लोग भुक्तभोगी हैं, डॉक्टर अय्यूब साहब भुक्तभोगी हैं कि वो जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दरवाज़ा खोलते ही नहीं है, कहते तो खुला है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तो ये सोच समझ में नहीं आती है। बावन मेश्राम के साथ आप गठबंधन करते हैं, आप जो है बाबू सिंह कुशवाहा के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन मुस्लिम क़यादत की किसी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर वो सियासी सूझबूझ से काम ना लेते हुए बल्कि जो है हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी को जो है वाकओवर दिया जा रहा है। बस जैसे कि समाज अभी हमारा उत्तर प्रदेश में हमारा मुस्लिम समाज ऐसा नहीं है अनपढ़ गंवार है, जागरूक भी हो चुका है इस बात को लेकर के। एक मैसेज भी बहुत ज़बरदस्त वायरल हुआ है जो कि लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कहीं इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? इत्तेहाद का तो सिर्फ नाम है इनका। देखिए पार्टी अगर बनी है तो वो चुनाव लड़ेगी और किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा अगर यही देखा जाएगा तो कोई कभी पार्टी और कोई क़यादत नहीं। इत्तेहाद की अगर बात आप करते हैं, आप सबको लेने की बात का आपने अभी कहा है कि कई पार्टियों ने मिल करके उनसे बात करने की कोशिश की। मेश्राम से बात कर लिया, बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में कौन नहीं जानता है, मेश्राम के बारे में कौन नहीं जानता है। आपको उनमें तो बड़ी खूबसूरती नजर आई। जो मुस्लिम समाज के वक्त जो पंचवक्ता नमाजी है जो इत्तेहाद की बात करते हैं उनको उनमें क्या कमी नजर आई? तो इस बात से तो शक होता है ना, संदेह के उसमें जाते हैं कि उन पे संदेह की नज़र से उनको देखा जाता है कि ऐसा नहीं कि हमको तो लग रहा है कि ये बीजेपी के बी टीम है, हकीकत में है। देखिए इसके बारे में क्योंकि मेरे पास कोई इसके प्रमाण नहीं है इस वजह से मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हालात को देखते हुए लोग फैसला लेते हैं। तो जो आप बात कह रहे हैं ये बात सही है क्योंकि ओवैसी साहब को चाहिए था कि मुस्लिम क़यादतों के साथ आएँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए ऐसा मैं अपना पर्सनल हमारा व्यू है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी मुसलमान पार्टी के साथ क्यों नहीं समझौता कर रहे हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई लीडरशिप शायद उनके बराबर खड़ी हो, कोई मुसलमान उनके बराबर का या उनके जैसा वक्ता या उनके जैसा कोई पार्टी जो है उरूज पर आवे। अगर उनके साथ कोई अगर उरूज पर आ जाएगा तो ओवैसी साहब जो पूरे भारत के एक मुसलमान लीडर बनना चाहते हैं तो शायद उस पर उनके जो है प्रश्न लग जाएगा या रोक लग जाएगी, इस वजह से शायद वो करना चाहते हैं। ये शायद कह रहा हूँ, अब रब ही जाने उनके दिल में क्या है क्या नहीं है और बी पार्टी है कि नहीं है। लेकिन कभी भी जब कोई आलिम या मुफ्ती कोई फतवा भी देता है किसी मसले को लेकर के तो हालात को देखते हुए और जो आदमी सामने से जो कर रहा होता है उसको देखते हुए फतवा लेता है। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, दिल का मामला देख करके कोई फतवा नहीं आता है। तो इंसान तो जो है कोई फैसला कर लेगा तो जो माहौल होगा उसी हिसाब से फैसला ले रहा है और समझ रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा रहे हैं।